मजबूरन मुझे घर छोड़कर जाना पड़ेगा। फिर क्या, फुप्पो ने भी मेरे तरले करना शुरू कर दिए। मैंने कहा कि फुप्पो अभी तो मेरा कोई फ्यूचर ही नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब्बा के पैसों पे राज करना तो आसान है, मगर जिंदगी में खुद भी कुछ करना जरूरी है। तो जब ये सारे रिश्ते की बातें चल रही थी तो उसके अंदर जो भी मखलूक थी उसको पता चल गया था कि उस लड़के के साथ इसके रिश्ते की बात चल रही है। वो चाचू के कमरे में थी और मैं अपने कमरे में था। मेरे दादू, मैं और मेरा छोटा भाई हम एक कमरे में ही सोते हैं। मैं बेड पे सोता हूँ, मेरी दादू और मेरे भाई अलग से चारपाई है। ये तब की बात बता रहा हूँ जब मैं गांव में था। तो वो आधी रात कमरे में आई और आकर मेरे सीने पर बैठ गई और मुझे बोलती है, तुम जो उस लड़की से शादी के ख्वाब सजा रहे हो, मैंने उसे तो कुछ नहीं कहना, मगर तुम्हारा तो कख भी नहीं रहने देना। तो उससे बेहतर है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम कहीं और चले जाओ। अगर तुमने इसकी जिंदगी में घुसने की कोशिश की तो मैं तुम्हें तबाह बर्बाद कर दूंगा, और सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि बाकी सबको भी। मेरे तीनों भाइयों का नाम याद था। मेरी एक बहन है और इसे मेरी बहन का नाम भी पता था। उसने कहा, मैं तुम्हारी फलां बहन को और तुम्हारे फलां भाई को जान से मार दूंगा, और तुम्हें उनकी एक बोटी भी नहीं मिलेगी। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो या अपनी फैमिली की खैर चाहते हो तो इस लड़की से शादी का कभी भी मत सोचना। और उसने मुझे मुंह पर 2 थप्पड़ दे मारे। मैं तो बिल्कुल सख्ते में आ गया। न मुझसे आवाज निकाली जा रही थी, न मैं हिल पा रहा था। तो उसके अंदर जो चीज थी, जब वो चली गई तो वो खुद जाकर दूसरे कमरे में सो गए। तो मैंने फौरन दादी को उठाया और इन्हें बताया इस तरह से हुआ है। फिर सुबह दादी ने अब्बू से बात की तो अब्बू ने फुप्पो से माजरत की। तो मैंने अब्बू से बोला कि अब मैं मजीद यहाँ पर नहीं रहना चाहता, मैं अपनी पढ़ाई के लिए इस्लामाबाद जाना चाहता हूँ। अब्बू ने कहा, बेटा रुक जाओ, ये वो। अब्बू बहुत फोर्स कर रहे थे रुकने के लिए। मुझे अपनी जिंदगी का कोई डर नहीं था, मैं अपनी जिंदगी कुर्बान भी कर देता अपनी फुप्पो के लिए। मगर जब मेरे बहन भाइयों की बात आई, मेरे वाली साहब और मेरी वालदा की बात आई, तो उनसे आगे मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। मेरी छोटी खाला भी उस फोतगी पर आई हुई थी। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा, मैंने परसों जाना है, तैयार हो जाओ, कोई मसला नहीं है। उन्हें पहले भी मुझसे बहुत लगाव था। मैं बचपन में उनके पास रहा हूँ। हमारा एज गैप भी बहुत ज्यादा नहीं है। मेरी उम्र 20 साल है और उनकी 24-25 साल है। हम लोग एक ही स्कूल में पढ़ते रहे, साथ खेलते रहे। दोनों मुझसे बहुत प्यार था। उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं है, तुम पढ़ाई करना चाहते हो, किसी चीज की तुम्हें जरूरत पड़े, मैं हूं, मेरे घर पे रहो, मेरे साथ रहो, मैं खुद तुम्हारा एडमिशन करवाती हूँ। 2 दिन के बाद उन्होंने जाना था तो मैंने अपने कपड़े वगैरह पैक कर दिए। मैंने अपनी वालदा को बताया कि 2 दिन के बाद मैं जाऊंगा। मैंने अपनी वालदा से कहा भी कि आप वालिद साहब से इस बात का जिक्र ना करें। रात के टाइम उसकी एक्टिविटीज बिल्कुल वैसे ही थी। तो जिस दिन हम लोगों ने जाना था उससे पिछली रात को मेरी वालदा वॉशरूम के लिए गई। जब मेरी वालदा वॉशरूम से बाहर निकली तो मेरी वो कजन सामने खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। तो मेरी वालदा को गर्दन से पकड़ लिया और उनसे कहा, हाँ, तुम अपने बेटे को उस लड़की से रिश्ता जोड़ने के लिए मजबूर कर रही हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरी वालदा पहले ही बहुत बीमार थी। उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। बाहर गए। मैंने अपनी कजन को पकड़ा और उसने मुझे भी उठाकर फेंका। उसने मेरे वालिद साहब को धक्का दिया तो मेरे वालिद साहब भी गिरे। फिर मैं उठा और अपने चाचू को आवाज दी, जाज भाई को आवाज दी। तो फिर हम तीनों ने मिलकर पकड़ने की कोशिश की। वो हमारे काबू में नहीं आ रही थी और हमने उसको चारपाई के साथ बांध दिया। फिर मैंने उसे कहा कि मैं इस लड़की से शादी नहीं कर रहा, तुम मेरे फैमिली को नुकसान मत पहुंचाओ, तुम जो कोई भी हो
तो प्लीज खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ, मेरी जिंदगी को डिस्टर्ब मत करो। मैं इससे शादी नहीं कर रहा, मैं कसम से यहाँ से चला जाऊंगा। मेरी फैमिली को नुकसान मत पहुंचाओ और यहाँ से चले जाओ। तो सारी रात उसकी वो एक्टिविटीज जारी ही रही। तो मैं अगले दिन उठा, मेरी खाला तैयार होकर अपने घर से आई हुई थी। उन्होंने कहा कि चले। मैंने ड्राइव बुक की तो हम लोग वहां से निकल गए। अब मेरे वालिद साहब को इस बात का पता नहीं था। फिर मैं इस्लामाबाद चला गया। मैं उसकी जिंदगी से बिल्कुल आउट हो गया था। और फिर 4-5 दिन के बाद वो लोग भी वहां से चले गए। उसकी एक्टिविटीज उसी तरह से जारी रही। पप्पा बताती है कि कभी ऐसा लगता था जैसे उसके कमरे से भेड़िए के घुर्राने की आवाज आ रही है। कभी ऐसा लगता था जैसे 3 से 4 लोग एक साथ हंस रहे हैं। इस तरह से आवाज आती थी तो वालिद साहब ने मुझे फोन किया कि तुम क्यों चले गए, क्या मसला है। तो मैंने कहा मैंने आपसे बोला था कि मैं अपनी पढ़ाई के लिए जाना चाहता हूँ, तो आपकी मेहरबानी होगी कि आप मुझे मेरी पढ़ाई पर फोकस करने दें। मैं उन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता। मेरे वालिद साहब बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मेरी बात को समझा और फिर मैं उस कहानी से अलग हो गया। आलिम साहब उस पर लगातार दम कर रहे थे तो वो ठीक थी। रात के टाइम वो एक्टिविटीज करती थी मगर फजर से पहले ही सारी चीजें रुक जाती थी। तो अब आप उनकी खुशकिस्मती समझें या बदबख्ती। उसे लड़के वाले देखने आए, उसकी मंगनी वगैरह हुई, लेकिन उस चीज ने इन्हें कुछ भी नहीं कहा। उनकी मंगनी भी हो गई और उस लड़की की शादी भी हो गई। मैं उस लड़की की शादी पर भी नहीं गया क्योंकि मुझे पता था कि ये चीज मुझे मुतासिर करेगी। खैर उसकी शादी हो गई। मैंने पप्पू को बहुत मना किया कि आप उसकी शादी मत करवाएं, वो बेचारी और परेशान हो जाएगी, मगर उसकी शादी हो गई। और शादी की पहली रात तो जैसे ही वो लड़का कमरे में दाखिल हुआ, उसने उसे उठा कर पटकना शुरू कर दिया और उस लड़के को इतना मारा कि उसकी हालत बहुत खराब हो गई और वो हॉस्पिटल पहुंच गया। 5-6 दिन वो हॉस्पिटल में रहा। उसे लेकर घर आए। इन्होंने वलीमे पे 4 से 5 गाय मंगवाई हुई थी जो उन्होंने ज़िबा करनी थी। उन्होंने वो खरीद के अपने बाड़े में रखी और इसी रात वो 5 गायें हराम हो गई। तो उन्होंने मेरे कज़न अजाज को बुलाया और कहा कि ये देखें, पहले हमारे बेटे के साथ ये हुआ और अब ये हुआ है, तो आप बताएं कि ये सब क्या हो रहा है। तो साफ जाहिर है वो इनकी बहन थी, बहन का घर था। तो इन्होंने कहा हमें नहीं पता ये सब क्यों हो रहा है। इन्हें ये पता नहीं था कि आगे जाकर ये चीजें कितना ज्यादा मुतासिर करेंगी। इसके बाद उनके घर में चीजें गायब होना शुरू हो गई। कभी पैसे गायब हो जाते, कभी सामान गायब हो जाता, कभी उनके किसी बच्चे को चोट लग जाती, कभी उनका कोई बड़ा जख्मी हो जाता। उनकी वो शादी तकरीबन 1 महीना चली। वो लड़का जब 5-6 दिन के बाद ठीक होकर घर आया और कुछ दिन और उसने इसकी हरकतों को देखा, वो चीज जो उसके अंदर थी, उसने इसके सामने कहा, मैं इसको छोड़ कर नहीं जाऊंगा। मैं इससे मोहब्बत करता हूं, तुम जो मर्जी कर लो। फिर इस लड़की के दरमियान तलक कलामी हुई। आप लोगों ने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि आपके साथ ये मसला है। उसने मेरी कज़न को इतना मारा कि उसकी हालत ख़राब हो गई। उसके मुंह और नाक से खून आने लगा और मेरी कज़न ने अपने भाई को फ़ोन किया और बताया कि इस तरह से घर वालों ने मुझे मारा है, आप आए। तो इजाज़ भाई वहाँ पर गए। उन्होंने इजाज़ भाई के ऊपर भी हाथ उठाया। उनकी आपस में भी हाथापाई हुई। तो वो अपनी बहन को लेकर घर आ गए और घर आने के 3 से 4 दिन के बाद इन्होंने तलाक नामे पर साइन कर दिए और कहा कि हमने आपकी बेटी को तलाक दे दी है, हम आप लोगों से मज़ीद रिश्ता नहीं रख सकते। अल्लाह पाक किसी भी बहन बेटी के साथ ऐसा ना करे। फिर क्या हुआ कि मेरा एक कज़न है और उसका भी रिसेंटली डाइवोर्स हुआ। उसने मेरी खाला की बेटी के साथ शादी की थी। मेरा वो कज़न मेरी मामू का बेटा। तो जब उन लोगों की तलाक हुई तो उस लड़के की उसी लड़की के साथ बातचीत चल गई। उसने कहा कि मैं हैंडल कर लूँगा, मसला नहीं है, कोई परेशानी भी नहीं है।
शायद वो कुछ और समझ रहा था, मुझे नहीं पता कि वो क्या समझ रहा था। उनकी आपस में शादी हो गई। अब उनकी शादी को 2 से 2.5 साल हो चुके हैं। आज भी उनके दरमियान बहुत लड़ाइयाँ, बहुत झगड़े होते हैं। वो लड़का जो भी कमाता है उसको पता नहीं चलता कि वो किधर जाता है, और उस मखलूक ने उस लड़की की पिटाई भी पता नहीं कितनी बार की है। तो अब मेरा वो कज़न उसको तलाक नहीं दे सकता क्योंकि वो घर का ही मेंबर है, और उस 2.5-3 साल में उस मखलूक की वजह से उनके 2 मिसकैरेज हो चुके हैं। अब उस लड़की की हालत यह है कि उसके हाथ पांव सूख गए हैं और उसका चेहरा भी बहुत अजीब हो गया। वो लड़का उसका बहुत ख्याल रखता है, मगर वो जितना भी खा पी ले मगर उसके ऊपर बिल्कुल भी मांस नहीं आता। उसकी हालत आज कल बहुत ख़राब है। जब मेरी कज़न की पहली तलाक हुई थी तो उसी बीच मेरे फूफा की डेथ हो गई थी। पहले उनको कुछ भी नहीं था, मगर फिर अचानक उनके दिल में सुराख हो गया। उन्होंने अपनी बेटी की तलाक की टेंशन ले ली, या शायद उस मखलूक ने उन पर कुछ किया। अभी जब उसकी शादी मेरे मामू के बेटे के साथ हुई और वो रहने के लिए मेरी पुप्पो के घर पे गई, तो रात को वो अपनी वालदा के साथ ही सोई। मगर जब सुबह उठे तो मेरी पुप्पो उस दुनिया में नहीं थी। मेरी कज़न ने उनकी सांसें चेक की तो ना तो उनका दिल धड़क रहा था और ना ही वो सांस ले रही थी। उस सारे अरसे में जब ये सारी चीज़ें हुई और मैं इस्लामाबाद में मूव हुआ, तो इसके बाद मैं पहली बार उनके घर गया। जब मेरी फूफो की डेथ हुई तो मुझे बहुत दुख हुआ कि काश मैं उनकी बात मान लेता, मगर फिर मैंने सोचा अगर ये सब कुछ मेरे साथ होता तो हो सकता था कि मैं इस रिश्ते को ना चला पाता। मेरी फूफो बहुत मोहब्बत करती थी, मगर होता वही है जो अल्लाह को मंजूर हो। इस मखलूक ने मेरी कज़न की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी, उस लड़के की ज़िंदगी भी बर्बाद की जिससे पहले इसकी शादी हुई थी। मेरे मामू के बेटे की ज़िंदगी भी बर्बाद है। मेरी फूफो और फूफा इस दुनिया से चले गए। मेरी कज़न का बहुत नुकसान हुआ है। पहले उनके घर में 10-12 भैंसें होती थी, अब उनके पास कुछ भी नहीं है। कई बार उसकी नौकरी भी गई और अब वो बेचारा एक मामूली सी 40-50 हज़ार की नौकरी करता है और अपना घर चला रहा है। भाई, उनके घर में रिस्क की कोई कमी नहीं थी, मगर वो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। कितने लोगों से इन्होंने इलाज करवाया, तावीज़ लिए, दम करवाया, मगर वो चीज़ आज भी उसे छोड़ के नहीं गई और ना ही वो उसे छोड़ के जाना चाहता है। तो अभी वो मेरी कज़न अपने मैके में और हस्बैंड वाइफ के दरमियान बहुत ज़्यादा ताल्लुकात ख़राब है, और अल्लाह ना करे मगर हालात इस तरह के लग रहे हैं कि उनका फिर से डाइवोर्स हो जाएगा, क्योंकि अभी रिसेंटली उनका एक और मिसकैरेज हुआ है। तो इस वजह से शायद वो उस रिश्ते को आगे लेकर ना चले। तो अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो अपनी यूट्यूब फैमिली से लाजमी शेयर करिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। मुझे याद है लास्ट टाइम आपने अपनी स्टोरी मुझसे शेयर की थी और बहुत लोगों ने नीचे नेगेटिव कमेंट किए थे, उसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। स्टोरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा ये कि आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे और मेरी स्टोरीज के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहा करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और अगर आपने ये 2 स्टोरीज नहीं सुनी तो जाकर लाजमी सुनिएगा। अल्लाह हाफिज़।